और यही यही सवाल मैं करना चाह रहा हूं कि क्या एसआईआर का साइड इफेक्ट ऐसा दिख रहा है कि बीजेपी की गले की फांस बन गया है? परमवीर सिंह जी, क्या आपको लग रहा है? डॉक्टर परमवीर सिंह, आप बताएं कि लग रहा है आपको कि बीजेपी के लिए उल्टा गले की फांस बन गया है? क्योंकि लोग अब एक जगह अपने आप को वोटर रखना चाहते हैं। पहले ये होता था शहर में रहते थे, गांव में रहते थे, कईयों के 2-3 जगह वोटर आईडी कार्ड थे, बहुत तरह की समस्या थी। लेकिन अब चूंकि स्क्रूटनी होने लगा तो लोगों को लगा मैं गांव में ही रहूं। और मेरे पास जो जानकारी है, बीजेपी को ऐसा लग रहा है कि उस दिन गांव वोट देने लोग जाएंगे नहीं। नौकरी यहां करते हैं, वोट देने गांव कौन जाएगा? और गांव नहीं जाएगा तो बड़ा नुकसान बीजेपी को होगा। इसलिए बीजेपी अपने नेताओं को, कार्यकर्ताओं को, एमएलएस को, एमपीस को, एमएलसीस को, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट को यह कह रही है कि अरे भैया प्रैक्टिकल चेहरा दिखाइए, प्रैक्टिकल स्वरूप बताइए, बताइए कि आप शहर में दर्ज हैं तो शहर में ही दर्ज रहिए। लेकिन एसके दुबे जी कह रहे हैं शहर में दर्ज रहे तो जो पंचायत के चुनाव में पार्टिसिपेट करना चाहता है वो क्या करेगा? वो गांव में ही रहना चाहता है। तो इतनी बड़ी समस्या सामने आ रही है और ये समस्या अब बीजेपी के लिए ज्यादा बड़ी होती दिखाई पड़ रही है। इसीलिए कांग्रेस, सपा, ये लोग मुस्कुरा के भी कह रहे हैं कि अच्छा बड़ा आए थे एसआईआर करने, अब देखिए मजा आएगा, यही आपके बाहर जाने का रास्ता बनेगा। आपको क्या लग रहा है? उत्कट जी, देखिए एसआईआर बिहार में भी हुआ था, उसके बाद चुनाव का परिणाम भी आया था। मैं यहाँ पर एक बात रखूंगा, देखिए पॉलिटिकल टर्म्स में हम वोटर को दो एक कैटेगरी, आपने बहुत अच्छी, कई बार आपने भी, मैंने सुना है आपके इंटरव्यूज में पुराने टर्म में, इसको बोलते हैं हम लोग फ्लोटिंग वोटर्स। फ्लोटिंग वोटर वो वोटर होता है जो किसी पार्टी से या किसी विचारधारा से नहीं जुड़ा हुआ होता। वो मौका देखता है, उस समय क्या किसकी हवा चल रही है या क्या उसको मनमाफिक लग रहा है, उस तरफ वोट कर देता है। अब फ्लोटिंग वोटर के साथ में एक समस्या होती है। फ्लोटिंग वोटर जो होता है ना, यही फ्लोटिंग वोटर होता है जो वोट नहीं भी करता, जबकि करना चाहिए, सब लोगों को वोट करना चाहिए। वो इलेक्शन वाले दिन वो छुट्टी भी फ्लोटिंग वोटर ही मनाता है। और फ्लोटिंग वोटर को कोई जो आवश्यकता नहीं होती है कि यार कौन कागज निकालेगा, क्या मेरे पिताजी का 2003 का रिकॉर्ड निकालूं, कौन जाके बीएलओ के साथ माथापच्ची करेगा, भले उसके लिए वो चाहे संडे का दिन, इतवार के दिन छुट्टी मनाएगा अपना। तो मुझे लगता है कि ऐसा बहुत बड़ा वोट बैंक था जिनके फॉर्म वॉर्म ये इधर उधर हुए हैं। और ये फ्लोटिंग वोटर की वजह से ही बीजेपी ने इतना बड़ा मार्जिन भी जीता था। जब भी देखते हैं हम कि फ्लोटिंग वोटर जिस तरफ डाल देता है ना, देखिए जो लोग काडर वोट जब बोलते हैं कि समाजवादी काडर है या भाजपा का काडर है, संघ का काडर है, वो तो हिलने वाला नहीं है, वो वोट बनाएगा, लाइन में लग के बनाएगा। लेकिन फ्लोटिंग वोटर के साथ में ऐसा नहीं है। अब दोनों ही पार्टी इसी फ्लोटिंग वोटर के पीछे जा रही हैं। अगर जो देखा जाए तो जो कह रहे हैं पीडीए प्रहरी, वो भी तो इन्हीं लोगों के पास जाएंगे ना कि भैया तुम्हारा कागज हम ढूंढवाते हैं, तुम वोट बनवाओ अपना। बीजेपी के लोग, जैसे मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिया है अपने नेताओं को, मंत्रियों को, वो भी इन्हीं के पास जाने वाले हैं। तो चीजें यहाँ पर घूम रही हैं। फिर दूसरा वोट बैंक है लाभार्थी वोट बैंक। ये बीजेपी का बहुत कोर वोट बैंक बना था लाभार्थियों का। अब लाभार्थी को इतना लाभ मिल चुका है कि वो लाभार्थी भी कहता है, मैंने अपने कानों सुना है कि भाई साहब जिसको जरूरत होगी हमारे वोट की, वो हमारे घर आएगा, हमारा वोट बनवा कर जाएगा। कानों सुनी और आंखों देखी बात है, मैंने सुना है। तो वो लाभार्थी वोट बैंक ये कह रहा है कि भैया आओ घर पे, मेरे को मतलब नहीं है, फार्म भरो करको और करके मेरा वोट बनवाओ। अब ये लड़ाई अब शुरू होगी। सभी दलों के लिए प्रॉब्लम की बात है, ये केवल बीजेपी या सपा के लिए नहीं है, सभी लोगों के लिए बात है। अगर मैं बात करूं मुस्लिम्स की वोट होती है, हमने देखा है चुनाव, जब चुनाव होता है, आपने भी रिपोर्टिंग क्षेत्र में देखा होगा, लंबी लंबी कतारें होती है जहाँ खास करके मुस्लिम आबादी ज्यादा होती है। लेकिन वहां पर भी होता क्या है कि वहां पर वोट जो होता है कि जो लड़की की शादी हो गई, भले वो शादी करके दूसरे शहर में है, उसको बुलाया जाता है कि वोट करने आओ। समस्या वहां पर भी होने वाली है। पीडीए प्रहारी को वहां भी काम करना है, ऐसे ही भाजपा के लोगों को भी काम करना है अपना वोट। जो लोग अपना छुट्टी मनाने वाले लोग हैं चुनाव के दिन, उनको निकालना भाजपा के लिए मुश्किल होगा। नहीं, ठीक है। और जो अब शहरी वोट अब होता है, अब थोड़ा स्टैटिस्टिक्स पे नजर डालते हैं। आंकड़े क्या कहते हैं? अगर हम बात करें 2022 में 15 सीटों पर 1000 से भी कम मार्जिन था। जी हां, 1000 से कम। और अगर हम 10 सीटों की बात करें तो परिणाम 500 से भी कम वोटों के अंतर से तय हुआ था। और इन 15 सीटों में 9 पर भाजपा जीत दर्ज की थी और 6 सीटों पर समाजवादी पार्टी को जीत मिली थी।
अब कहा यह जा रहा है कि इन सीटों पर 32,000 से लेकर के तकरीबन 1 लाख तक वोट कट चुके हैं। अब जरा समझिए, जहां जीत हार का अंतर 500 वोट हो और अगर इन सीट पर 32,000 से 1 लाख वोट कट रहे हो, तो जो भी पार्टियां हैं वो परेशान होगी या नहीं होगी कि ये वोट किसका कट गया, किसका डिलीट हो गया, कौन कहां पलायन कर गया, किसका डुप्लीकेसी हो गया, वजह क्या हो गई। और यही चिंता का सबब हर पार्टी के लिए बनता जा रहा है। और इसीलिए पहले भले ही विपक्षी पार्टियां कहती थी, एसके दुबे साहब कहते होंगे कि भाई बीजेपी अपने फायदे के लिए सब कुछ करा रही है, लेकिन यही बात अब इनको बड़ी अच्छी भी लग रही है, ये खुश भी हो रहे हैं और ये दावा भी ठोक रहे हैं कि अब बीजेपी को पता चल जाएगा कि बीजेपी ने क्या किया। अगर हम कुल मिलाकर के बात करें, 10,000 से कम मार्जिन के वोटों की बात करें, तो 99 सीट में 55 ऐसी सीटें हैं जो बीजेपी को मिली। अब जरा सोचिए, 55 सीट 10,000 से कम मार्जिन वाली जो सीटें हैं, जहां पर 2022 में जीत हुई है, 35 समाजवादी पार्टी को, 3 राष्ट्रीय लोक दल को और 2 निषाद पार्टी सुभाषपा को और बसपा और कांग्रेस को 1-1 सीट। ऐसे में सवाल उठता है कि जहां लाखों में वोट कट रहे हों और वहां पर अगर जीत और हार का फर्क इतना हो, तो ये तो हालत तो खराब करेगी ना हर पार्टी को। अब देख लीजिए, अगर हम पश्चिम यूपी और बुंदेलखंड की बात करें तो सहारनपुर में सबसे ज़्यादा 1,16,000, और अगर हम इसी पश्चिम यूपी और बुंदेलखंड की बात करें तो मानिकपुर में 47,403। और मैंने आपको बताया कि पश्चिम यूपी बुंदेलखंड में ही 22 ऐसी सीटें हैं जिसमें 10,000 से कम वोट से जीत और हार हुई है। और इसीलिए कहा जा रहा है कि पश्चिम यूपी में आबादी किसकी ज़्यादा होती है, मुसलमानों की, जाटों की। अब चलिए, पश्चिम यूपी की पॉलिटिक्स करने वाली आरएलडी तो बीजेपी के साथ मिल गई, 2022 में बीजेपी के साथ नहीं थी। अब ये समाजवादी पार्टी के लिए यहाँ पर चिंता का सबब ज़्यादा हो जाता है कि कहीं मार्जिन इतना कम ना हो जीत हार का, ये हमें ज़्यादा नुकसानदायक ना हो जाए। दुबे साहब, आपको ऐसा नहीं लग रहा है क्या? आप एरिया वाइज चिंतित हैं, जहां आपको लग रहा है ये सूट कर रहा है वहां आप खुश हो जाते हैं, और जहां पर आपको लगता है कि ये वोटर्स हमारे हैं वहां पर आप दुखी हो जाते हैं। ऐसा है या नहीं? नहीं, देखिए, ऐसा जो आपने आंकड़े अभी बताए, जैसे मैं भी आपको बता सकता हूँ, इटावा में हर सीट पे लगभग 3 विधानसभा आती हैं और तीनों विधानसभा में लगभग अप्रोक्सीमेट 50-50 का डिफरेंस आ रहा है, कहीं 40 कहीं 50 ऐसा समथिंग। तो निश्चित तौर पर जो मैंने पहले कहा वही मैं फिर कह रहा हूँ कि इसमें कहीं ना कहीं इनका जो सिस्टम था वो फेलियर है। आप सोचिए, अगर 3.25 करोड़ लोग घुसपैठिए नहीं हो सकते साहब। मैं मानता हूँ कि 80 लाख के लगभग, चलो जो ऐसे हैं जो जिनकी डेथ हो गई होगी, मैं मानता हूँ, एक्सेप्टेड। कुछ ऐसे भी होंगे जो शिफ्टेड हो गए, कुछ ऐसे भी इन्होंने बताया कि चलो जो जिनका अता पता नहीं। लेकिन जिनका अता पता नहीं है तो उनका अता पता कौन बताएगा? ये समाजवादी पार्टी या विपक्षी दल तो नहीं बताएंगे अता पता। ये तो जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ही बताएगा कि वो आखिरकार वोट कहाँ है जो इधर से उधर हो गया है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, वो रहता नहीं है फिर भी उसका वोट मेरे यहाँ है। तो इस तरीके के कितने भारतीय जनता पार्टी ने वोट बनवाए। वो एक चिंता का विषय है कि आखिरकार इस चीज का भी खुलासा होना चाहिए कि वो है कहाँ। इसीलिए हम लोगों ने ये डिमांड की थी साहब कि करीब 1200, एक बीएलओ के अंडर में 1200 वोटर आते थे। अगर आप उनको 4 हेल्पर असिस्टेंट दे देते तो एक पर्टिकुलर परफेक्ट आइडिया मिल जाता कि भाई ये यहाँ शिफ्टेड हो गए, ये यहाँ चले गए, ये इतने हैं, और उससे क्लैरिटी एकदम रहती। लेकिन चूंकि सरकार की मंशा पे आज भी हम प्रश्न उठाते हैं कि सरकार की मंशा नहीं सही थी एसआईआर के प्रति, इसीलिए इन्होंने हड़बड़ी में आके ये सब किया, जिसका खामियाजा आप देख रहे हैं इस समय कि करीब 3.25 करोड़ वोटर जो हैं वो जिनका अता पता ही नहीं है। तो मैं यही सरकार से फिर एक नहीं बार तो निवेदन करता हूं। आपने भी ओवैसी पार्टी, ओवैसी जी की जो पार्टी है, उन्होंने ये मांग कर दिया। वसीम अकार ये कह रहे हैं कि फर्जी वोट के आधार पे योगी आदित्यनाथ जीते हैं, उनको रिजाइन कर देना चाहिए। आपकी पार्टी भी मांग कर रही है क्या ऐसा?
देखिए इस तरीके का स्टेटमेंट तो कोई मीनिंग नहीं रखता है कि रिजाइन कर रहे, 27 में चुनाव होने वाला, अब हम उनसे 1 साल के रिजाइन मांगे, ये कोई पॉलिटिकली बात ही नहीं होगी। ठीक है, ओबीसी के लोग क्या बोलते हैं वो जाने, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि सरकार को जो पारदर्शिता रखनी थी वो नहीं रख पाई। अभी भी हमारे पास समय है, वो इसमें अगर इस ईमानदारी से काम करें तो अभी भी ये जो 3.25 नहीं करोड़ नहीं, का पर किस डिफरेंस आ रहा क्यों है, पारदर्शिता में कहाँ प्रॉब्लम है, यही तो मैं पूछना चाह रहा हूं। आपके 3.25 जितने करोड़ बीजेपी वोट के का घपला हो रहा था। 1,60,000 BLAs बीजेपी के हैं, तो 1,53,000 या 59,000 आपके भी हैं, अगर मैं आंकड़े सही बता पा रहा हूं तो मेरे ख्याल से यही लमसम है। और आपने तो अब अपने लोगों को इस तरीके से ट्रेंड किया है, और इसीलिए तो आप दावा करते हैं कि भाई पीडीए वोटर्स को सुरक्षित रखने के लिए हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो हर तरीके से आगे बढ़ेंगे। ऐसे में सवाल उठता है कि आप इस तरह की बात क्यों कर रहे हैं। एसपी के पास 1,53,469 BLAs हैं, और अगर हम बीजेपी की बात करें तो हाँ बताइए। मैं आपको बता दूं, मैं बाहर विधानसभा में प्रभारी था पार्टी की तरफ से SIR में, ठीक है ना, और मेरे ब्लॉक में 120 बूथ थे, 120 बूथ। आप मानोगे नहीं, 30 से 35 बूथ ऐसे थे दबंगई के क्षेत्र के, भारतीय जनता पार्टी के लोगों के क्षेत्र के, उन्होंने BLA नहीं बनाने दिए। ये दबंगई देखिए आप, इस लोकतंत्र में इस तरीके की दबंगई चलेगी क्या? इसीलिए मैं बोलता हूं कि आने वाले 2027 में इनको परिणाम भुगतना पड़ेगा। अब आप बताइए, अगर इस तरीके से हुआ तो, और यहाँ मैंने एक एग्जांपल ये दिया अपने घर के सामने वाला, तो गड़बड़ी की आशंका तो है, लेकिन ये क्यों 3 करोड़ पे लगभग मुख्यमंत्री जी या इनकी पूरी टीम जो कर रही है, वो सिर्फ ये घड़ियाली आंसू जैसे हैं कि इनको ऐसा रहे कि नहीं हम भी चिंतित हैं। मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ, इन्हें कोई नहीं, चिंता पर नहीं है। ये तो इतने ज्यादा चिंतित हैं, मैं वही तो कह रहा हूं, ये तो इतने ज्यादा चिंतित हैं कि जो लोग पलायन कर गए हैं या जो लोग दूसरी जगह नौकरी कर रहे हैं, घर बना लिए हैं, तकरीबन करोड़ों में ऐसे वोटर्स हैं, उनको लेकर के भी ये कह रहे हैं कि उनको वापस यहाँ पर बुलाया जाए, उनका रजिस्ट्रेशन कराया जाए। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने।